नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ को पढ़ रहे हैं। आज हम इसका तीसरा भाग विवाह पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक दृष्टि डालते हैं कि सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ के अंतर्गत जो पूर्व में 2 भाग पढ़े हैं उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज हमारी जो पाठ्य वस्तु है उस पर हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि संस्था क्या है। समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ लिखित कुछ अलिखित नियमों पर संचालित होने वाले संस्थाओं को हमने अपनी पूर्व की कक्षा में जाना था। हमने जाना था कि संस्थाएं औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की होती हैं। अनौपचारिक संस्थाएं वे जिनका कुछ लिखित नियम नहीं होता है, कुछ मान्यताओं कुछ प्रथाओं के आधार पर संचालित होते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग परिवार संस्था, नातेदारी संस्था और विवाह संस्था से परिचित हुए थे। औपचारिक संस्थाएं जिनका लिखित नियम हो, जिन नियमों को कानून की शक्ति प्राप्त हो, जिनको हम न्यायालय में लेके जा सकते हो यदि उन नियमों में कोई परिवर्तन हो तो वो औपचारिक के अंतर्गत आता था। उसमें शैक्षणिक संस्थान, कानूनी संस्थान थे। ये हम लोग अपनी पूर्व की कक्षा में जाने थे। उसके बाद बच्चों हम लोग परिवार संस्था को विशेष रूप से पढ़े थे। हम ये समझे थे कि जहां कम से कम 2 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे निवास करते हों, एक ही रसोई के अंदर बना हुआ भोजन करते हों, वह परिवार कहलाता है। परिवार के कुछ उत्तरदायित्व थे, परिवार का क्या महत्व था, इससे हम अपनी पूर्व की कक्षा में परिचित हुए थे कि परिवार की अनिवार्यता क्यों है। यदि परिवार न हो तो मनुष्य की क्या स्थिति होगी, मनुष्य को सामाजिक बनाने में परिवार का क्या योगदान है, इससे हम अपनी पूर्व की कक्षा में परिचित हुए थे। उसके बाद बच्चों हम नातेदारी संस्था से परिचित हुए थे। यदि परिवार है, यदि स्त्री पुरुष ये 2 मिलकर के परिवार का निर्माण किए हैं तो उन स्त्री पुरुष से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वह एक दूसरे के नातेदार हुए। यह हम अपनी पूर्व की कक्षा में जाने थे। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष अर्थात जो पति पत्नी हैं केवल वही आपसी संबंधी नहीं बनते, उन दोनों के संबंधी बन जाते हैं। अर्थात पति के जो संबंधी हैं वह पत्नी के संबंधी बन जाते हैं और पत्नी के जो संबंधी हैं वह पति के संबंधी बन जाते हैं। यह हम अपनी नातेदारी संस्था के अंतर्गत जाने थे। हमने जाना था कि नातेदारी संस्था मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। एक रक्त संबंध पर आधारित होती है और दूसरी वैवाहिक संबंध पर आधारित होती है। उसके बाद हमने जाना था कि इस नातेदारी संस्था का क्या सामाजिक महत्व है, नातेदारी होना कितना आवश्यक है और यह मनुष्य को, परिवार को या अपने संबंधियों को किस प्रकार से सामाजिक सहायता या सामाजिक समुन्नति प्रदान करती है यह संस्था। यह हम अपनी पूर्व की कक्षा में परिचित हुए थे इस विषय से। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। यदि परिवार है, नातेदारी है, तो इसी में एक और संस्था भी परिगणित है, वह है विवाह।
परिवार का गठन विवाह पर आधारित है, और यदि विवाह है तो परिवार तो अनिवार्य रूप से निर्मित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हमारा जन्म का परिवार होता है और एक जन्म देने का परिवार होता है। हमारा जन्म हमारे माता पिता के घर में हुआ, वह हमारे जन्म का परिवार हुआ, और जहां हम विवाह के बाद अपने एक नए परिवार का गठन करते हैं, वह हमारा जन्म देने का परिवार है। तो जन्म देने का जो परिवार निर्मित होता है वह विवाह संस्था पर ही आधारित है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जानेंगे आज कि विवाह क्या है, विवाह किसे कहते हैं, विवाह का क्या अर्थ है, इससे हम आज परिचित होंगे। उसके बाद समाज शास्त्र की दृष्टि में विवाह के कितने प्रकार हैं, समाज शास्त्र कितने प्रकार के विवाह का अध्ययन करता है, उसकी दृष्टि में विवाह के कितने प्रकार हैं यह हम जानेंगे। उसके बाद विवाह में साथी का चुनाव कैसे होता है, करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यह हम इसके अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम ये जानेंगे कि बहिर्विवाह क्या है, किसे कहते हैं, बहिर्विवाह के कितने रूप हैं, इससे भी हम आज परिचित होंगे। और अंतर्विवाह क्या कहलाता है यह भी हम जानेंगे। अंतर्विवाह के कितने रूप हैं इससे भी हम परिचित होंगे। और प्यारे बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं भारत, उसमें विवाह का सर्वमान्य स्वरूप क्या है इससे भी हम परिचित होंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे देश में विवाह का जो सर्वमान्य स्वरूप है वह क्या है। उसके बाद बच्चों हम विवाह के रूप से परिचित होंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि विवाह क्या होता है। बच्चों, विवाह वह संस्था है जो नर और नारी को पारिवारिक जीवन में प्रवेश दिलाती है। अभी हमने आपको पूर्व में बताया कि हमारा परिवार दो प्रकार का होता है। एक हमारे जन्म का परिवार होता है, जहां हम अपने माता पिता के घर जन्म लेते हैं, वह हमारा जन्म का परिवार होता है। और जो हमारा जन्म देने का परिवार है, उस परिवार का निर्माण इसी विवाह संस्था के आधार पर होता है। यही संस्था उस परिवार का निर्माण करती है। यह स्त्री पुरुष को, वर कन्या को पारिवारिक जीवन में जन्म देने वाले परिवार में प्रवेश दिलाती है। विवाह वह दृढ़ संबंध है जिसमें स्त्री पुरुष को बच्चे उत्पन्न करने की, संतानोत्पत्ति का सामाजिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह गर्वपूर्वक यह कह सकते हैं कि अमुक बच्चा मेरा है। सामाजिक मान्यता मिल जाती है और वह एक परिवार का निर्माण करते हैं इस विवाह संस्था में प्रवेश करने के बाद। यह हमारा बहुत ही बड़ा सामाजिक आधार है। इसमें यौन स्वेच्छाचारिता को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। यही विवाह का सर्वमान्य स्वरूप है। इसे हम बाद में विशेष रूप से जानेंगे। अभी हम कुछ विद्वानों की दृष्टि में जानते हैं कि उनकी दृष्टि में विवाह क्या है। एक हमारे सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं एडवर्ड वेस्टरमार्क। इनके अनुसार नर और नारी के मध्य न्यूनाधिक
स्थायी संबंध जो प्रजनन की क्रिया से परे बच्चों के जन्म के उपरांत भी बना रहता है, विवाह कहलाता है। इनके अनुसार नर और नारी के मध्य का जो स्थायी संबंध है, जो संतानोत्पत्ति के बाद भी बना रहता है, विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतान का जन्म हो गया, संतान का लालन पालन यदि हो गया तो वह संबंध समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। यह संबंध स्थायी संबंध है और बच्चों के जन्म के बाद भी बना रहता है, वही विवाह है। एक हमारे दूसरे समाजशास्त्री हैं अर्नेस्ट आर ग्रोव्स। इनके अनुसार विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है। स्त्री पुरुष समाज में संगी बनकर के, साथी बनकर के सार्वजनिक रूप से एक साथ निवास कर सकें, ऐसी सामाजिक सार्वजनिक स्वीकृति और कानूनी स्वीकृति भी है। इनके अनुसार विवाह केवल सामाजिक परंपरा ही नहीं, कानूनी पंजीकरण भी है कि वह कानूनी रूप से स्वेच्छाचारी ढंग से अलग नहीं हो सकते हैं। यह ग्रोव्स का मत है। एक हमारे और समाजशास्त्री हुए हैं लोवी। इनके अनुसार जायज साथियों में अपेक्षितया पक्का संबंध विवाह कहलाता है। यहाँ पक्के संबंध से तात्पर्य है कि वह जब चाहे अपने आप को विवाहित घोषित कर लें और जब चाहे अपने आप को उससे अलग कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। वह संबंध दृढ़ संबंध है, उसमें प्रवेश तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, इसीलिए इन्होंने अपेक्षितया लगाया है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अलावा उनका अलग होने का कोई आधार नहीं बनता। यह लोवी का कहना है। मेलिनोस्की, इनके अनुसार विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है, संविदा है। यह विवाह को संविदा मानते हैं कि यह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए किया जाने वाला एक इकरारनामा है। यह इकरारनामा हमारे अरब के प्रदेशों में या हमारे ही यहाँ कुछ विशेष वर्ग में प्रचलित है। हिंदू विवाह इकरारनामा नहीं है। इसे हम बाद में जानेंगे। अभी ये विद्वानों की दृष्टि से हम लोग जान रहे हैं कि ये लोग विवाह किसे मानते हैं। बच्चों, हमारे एक और समाजशास्त्री हैं लुंडवर्ग। इन्होंने कहा है कि विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है। इन्होंने विवाह को एक सामाजिक प्रणाली माना है। इनके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं, अर्थात परिवार की स्थापना में विवाह जो है वह सहायक संस्था है। हम भी जानते हैं कि विवाह द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है। पति पत्नी और बच्चे मिलकर के एक परिवार बनाते हैं और वह पति पत्नी तभी बनते हैं जब उनका आपस में विवाह होता है। विवाह के प्रकार, हम लोग विवाह का अर्थ समझ चुके कि विवाह क्या है। अब एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में विवाह वह संस्था है जो यह निर्धारित करती है कि कौन व्यक्ति कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत किससे विवाह कर सकता है, व्यक्ति के जीवन साथियों की संख्या कितनी होगी,
यह कुछ नियम है जो विवाह संस्था के अंतर्गत एक प्रथा के रूप में या एक दृढ़ नियम के रूप में प्रचलित है। इसी को हम जानेंगे कि इस संस्था का यह नियम है कि कौन किससे विवाह कर सकता है, कौन किससे विवाह नहीं कर सकता है। जैसे हिंदू वर्ग में आप अपने रक्त संबंधियों से विवाह नहीं कर सकते, अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से विवाह नहीं कर सकते। उत्तर भारत में भी यह प्रचलित है कि आप अपने चचेरे ममेरे भाई से या बहन से या ऐसे जो रक्त संबंधी हैं उनसे विवाह नहीं कर सकते। लेकिन दक्षिण भारत में यह स्थान विशेष और समाज विशेष पर लागू होता है। दक्षिण भारत में मामा से विवाह करने की प्रथा पाई जाती है या मामा के बेटे से भी विवाह हो सकता है। हमारे जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं उनमें भी रक्त संबंधियों में विवाह का प्रचलन पाया जाता है, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो यह जो नियम है वह विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष समाज के संदर्भ में अलग अलग प्रकार का है। उसी को हम यहाँ समझने जा रहे हैं कि इसके आधार पर क्या क्या प्रथाएं प्रचलित हैं। आइए हम उनसे परिचित होते हैं। एक प्रथा है बहुपतित्व विवाह। यह संसार के कुछ भागों में प्रचलित रही है। इसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की प्रथा है कि एक स्त्री के कई पति होंगे। यह प्रथा तिब्बत में आम है। तिब्बत में यह प्रथा बहुतायत पाई जाती है कि एक स्त्री के कई पति होते हैं। विश्व में कुछ और कबीले हैं जैसे नमीब, बुशमैन, वेंजुला के यारुरो, सिंघली और भारत के मुंडा जनजाति में यह बहुपति प्रथा आज भी प्रचलित है। हालांकि इसकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन विवाह का यह प्रकार देखने में आता है कि एक स्त्री के कई पति होते हैं। इस बहुपतित्व के भी दो रूप पाए जाते हैं। वो दो रूप कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। भातृय बहुपतित्व, इसमें एक स्त्री, एक पत्नी सभी भाइयों की पत्नी मानी जाती है। यदि किसी के 4 भाई हैं और एक का विवाह हो गया तो वह उन चारों की पत्नी हो जाती है। और जो बच्चे जन्म लेंगे उस विवाह से, चाहे वह जैविक रूप से किसी भी पिता की संतान हो, उनका पिता ज्येष्ठ पिता ही माना जाता है। जो ज्येष्ठ पति है वही जन्म लेने वाली संतान का पिता माना जाता है। यह प्रथा भारत में टोडा जनजाति में पाई जाती है। एक और प्रकार है अभातृय बहुपतित्व। इसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, लेकिन वह पति आपस में भाई नहीं होते। वह स्त्री बारी बारी से कुछ कुछ समय के लिए अपने अलग अलग पतियों के साथ निवास करती है और जब इस विवाह में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पिता का निर्धारण एक सामाजिक संस्कार द्वारा तय किया जाता है और वह पिता उसका सामाजिक पिता कहलाता है। इसमें जैविक रूप से पिता कोई भी पति हो सकता है, लेकिन एक संस्कार द्वारा पिता का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से बहुपत्नित्व विवाह भी पाया जाता है। इस प्रथा के अनुसार एक पुरुष एक ही समय में 2 या अधिक पत्नियां रखता है। यह प्रथा एस्किमो, उत्तरी अमेरिका के हिदात्सा तथा अफ्रीका के हबशियों में मिलती है और भारत में यह मुस्लिम धर्मावलंबियों में पाया जाता है कि उनकी 1 से अधिक पत्नियां होती हैं।
हालांकि यह विवाह का बहुत आदर्श प्रकार नहीं है। एक समय में एक से अधिक पत्नी रखना बहुत समीचीन नहीं माना जाता है। एक पत्नित्व यह विवाह का सबसे आदर्श प्रकार है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही पत्नी से विवाह कर सकता है। यह प्रथा लगभग संपूर्ण संसार में व्याप्त है। मेलिनोस्की ने कहा है कि एक पत्नित्व विवाह एकमात्र उचित प्रकार है और रहेगा। इनके अनुसार एक समय में एक ही पत्नी का होना ही संसार का सर्वोत्तम विवाह का प्रकार है और रहेगा। सच भी है, आपने भी समाज में देखा है कि एक स्त्री का एक ही पति हो और एक पति की एक ही पत्नी हो। यही सर्वश्रेष्ठ और आदर्श प्रकार है और सहज भी लगता है। साथी का चुनाव। बच्चों, विवाह संस्था कुछ नियमों कुछ प्रथाओं पर है आधारित, तो उसको हम देखते हैं कि कुछ नियमों को हम समझते हैं कि कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। विवाह संस्कार संपन्न हो, इसके लिए ठीक साथी का चुनाव होना आवश्यक है। यदि गलत चुनाव हो गया तो पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाता है। इसके लिए कुछ प्रथाएं बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। एक नियम है बहिर्विवाह। इसके अंतर्गत हम यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को किस समूह के बाहर विवाह करना है, अर्थात किस समूह के अंतर्गत वह विवाह नहीं कर सकता, कहाँ वह नहीं कर सकता है। वह पहला है, यह हिंदुओं में विशेष रूप से प्रचलित है, गोत्र बहिर्विवाह। गोत्र, एक ऋषि की संतान गोत्र कहलाती है, इससे बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। इसमें यह माना जाता है कि हम जब एक ही ऋषि की संतान है, एक ही पिता की संतान है, तो हम आपस में रक्त संबंधी हुए, हम भाई बहन हुए और हमारा आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से एक और विवाह है प्रवर बहिर्विवाह। प्रवर शब्द का अर्थ होता है आह्वान करना। प्रवर से एक पुरोहित के ऋषि या पूर्वजों का आभास होता है। यह भी गोत्र की तरह ही है। जैसे गोत्र एक ऋषि का बोध कराता है, वैसे प्रवर भी एक ऋषि का बोध कराता है कि हम एक ही पिता की संतान हैं और हम आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अर्थात वैज्ञानिक रूप से भी आप यह समझते हैं कि रक्त संबंधियों का आपस में विवाह नहीं होना चाहिए। उसी का नियमन करने के लिए यह प्रथा बनी कि गोत्र से, प्रवर से बाहर विवाह होना चाहिए। ग्राम बहिर्विवाह, जहां पर एक ही गांव में बहुत तरह के लोग निवास करते हों, वहां पर यदि आपस में रक्त संबंध नहीं है तो विवाह तो हो ही सकता है, यह एक सामान्य बात हुई। लेकिन इसका भी नियमन किया गया है। कुछ कबीले ऐसे हैं जिसमें गांव के बाहर ही विवाह आप कर सकते हैं, और यह विशेष रूप से भारत में मुंडा जनजाति और छोटा नागपुर के कुछ कबीले हैं, उसमें पाया जाता है कि आप अपने गांव में विवाह नहीं कर सकते हैं, गांव के बाहर ही आपको विवाह करना है, यह नियम बना हुआ है। उसके बाद एक नियम है पिंड बहिर्विवाह। पिंड किसे कहते हैं? सामान्यतया 7 पीढ़ी तक माता और 7 पीढ़ी तक पिता सपिंडी कहलाते हैं एक उसके। लेकिन विवाह में, खास करके हिंदू विवाह में, माता की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ियों में विवाह वर्जित माना जाता है। 5 पीढ़ी तक पिता का जो पिंड है और 3 पीढ़ी तक माता का जो पिंड है,
उसमें विवाह वर्जित माना जाता है, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। अब ये तो वर्जनाएं हो गई कि हमें कहाँ कहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करना चाहिए, गांव में विवाह नहीं करना चाहिए, पिंड में विवाह नहीं करना चाहिए। यह तो निषेधात्मक प्रथा हो गई। कहाँ करना चाहिए उसको देखते हैं। यह अंतर विवाह कहलाता है। यह निर्धारित करता है कि हम किस विशेष जाति, जनजाति अथवा समूह में विवाह करेंगे। भारत में यह प्रथा सामान्यतया प्रचलित है कि व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना है, और यह विवाह अपनी ही जाति अथवा समूह में करना आवश्यक होता है, और धर्म भी समान होना चाहिए। यह भी अंतर विवाह के नियम के अंतर्गत आता है। विधर्मी जो आपके धर्म में नहीं है उससे विवाह करना उचित नहीं माना जाता है इस नियम के अनुसार। इस नियम का सबसे स्पष्ट रूप जाति अंतर विवाह के रूप में ही देखने को मिलता है। यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो परंपरागत जाति पंचायतें जो हैं यह व्यक्तियों को कठोर दंड देती थीं। आज भी कहीं कहीं पर आपको सुनने को मिलता है कि खाप पंचायतों ने अपने जाति से, अपने जो विशेष वर्ग है उससे बाहर विवाह करने पर मृत्यु दंड दे दी, उसको जान से मारने का फरमान जारी कर दी। आज भी यह प्रचलित है कि अमुक व्यक्ति इस विशेष जाति वर्ग का है, उसको अपनी ही जाति में विवाह करना है। जाति से बाहर विवाह करना अपमानजनक माना जाता था, और उसको उस गलत कार्य करने के लिए कि माना गया कि उसने यदि जाति से बाहर विवाह कर लिया तो उसने गलत कर दिया, और इस हेतु उसको दंड दिया जाता था। इसके लिए कुछ सामाजिक कानून बने हुए थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में यह नियम कमजोर पड़ता जा रहा है। कोई अब किसी से भी प्रेम विवाह कर ले रहा है। भारत में विवाह, बच्चों, भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक संस्कार और पवित्र अनुष्ठान है। धर्म ग्रंथों में इसे एक अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपने संतान का विवाह करे, और व्यक्ति का स्वयं का भी उत्तरदायित्व है कि वह विवाह संस्कार अपना संपन्न करवावे। इसके बिना वह कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। परंतु ब्राह्म विवाह को ही सर्वोत्तम माना जाता है, जिसमें पिता या कन्या का संरक्षक योग्य वर को यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर के अपनी कन्या को दान स्वरूप प्रदान करता है। भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, न किसी प्रकार की संविदा है, न कोई इकरारनामा है, और न ही किसी प्रकार का कोई करार किया जाता है। तो आपने समझा कि विवाह हर भारतीय के लिए एक पवित्र अनुष्ठान, एक पवित्र कार्य है। एक विवाह अर्थात अभी हमने एक पत्नित्व विवाह को पढ़ा है, उस सिद्धांत का वर्णन करिए। वही इस प्रश्न का उत्तर है, वही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है बहिर्विवाह का क्या नियम है, ये आप जान चुके हैं। और तीसरा प्रश्न है विवाह संस्था का अर्थ समझाइए, विवाह किसे कहते हैं। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।